मुझे ना बचपन से ही कभी बारिश इतनी पसंद आई नहीं। घर से निकलने का मन ही नहीं करता था। लेकिन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के इस छोटे से गांव में आकर बारिश भी कमाल की लगती है। यहाँ ज़्यादातर पुराने घर लकड़ी के बने हैं और घर में ही लोगों ने अपनी छोटी सी दुकानें खोली हुई हैं जिनसे उनका रोज़गार चलता है। यहाँ की भाषा शायद आपसे अलग हो सकती है, लेकिन जज्बात समझने में लोग बिल्कुल पीछे नहीं। कल्पा की सबसे खास बात पता है क्या है? ये गांव इतना छोटा है कि यहाँ घूमने के लिए आपको ना किसी बाइक की ज़रूरत है, ना ही किसी गाड़ी की। आप पैदल ही पूरा गांव आराम से घूम सकते हैं। और ये पूरा गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। जैसे वो सामने वाला पहाड़। सामने उस पहाड़ को देखा तो सोचा, हर बार की तरह फिर एक बार। तो दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर और सारी रात ड्राइव करने के बाद इस वक्त हम नारकंडा पहुंचने वाले हैं, जो कि शिमला और फागू के बाद आता है, लगभग दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर। दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जिसका नाम है कल्पा, वहां जा रहा हूं। वैसे मैं कल रात 4 बजे दिल्ली से अपने 2 दोस्तों के साथ निकला था। रास्ता लंबा था, लेकिन मैंने ज्यादातर वक्त खिड़की के बाहर देखते हुए निकाला। जब गाड़ी जा रही है ना, पूरा ब्रिज हिल रहा है, काम रहा है ब्रिज पूरा। आने से पहले अम्मी को बताया था किन्नौर के बारे में, तो अम्मी ने कहा, हर बार एक सी ही जगह जाना जरूरी है क्या अर्शान? सारे पहाड़ एक से ही तो होते हैं। खैर मैं क्या ही कहता, तो बस मुस्कुरा दिया। पता है, कुछ बातें आप चाहकर भी नहीं समझा सकते, जैसे कि किन्नौर के रास्ते। दिखने में जितने ही खूबसूरत, असलियत में उतने ही खतरनाक। एक तरफ पहाड़ ऊंचे, तो दूसरी तरफ खाई गहरी। नारकंडा रामपुर क्रॉस करने के बाद एक दिन हमें ज्योरी में रुकना था। हमने वही किया। शूटिंग यही मायने रखता है हमारे लिए बस। डायरेक्ट यहाँ आओगे ना, ये चितकुल होती है। नहीं, चितकुल ही जाओगे, फिर उसके बाद आपको चितकुल एक्चुअली रास्ते पे नहीं है, रास्ते में वो अलग है। जैसे अंकल का होटल रोड पे है ना, ऐसे रोड पे कुछ नहीं है। कल्पा भी जाना था। दिल्ली से सीधा ज्योरी रुकने की वजह ये थी कि यहाँ से कल्पा सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। तो जब आप दिल्ली से सीधा ज्योरी आके रुकते हो तो यहाँ से कल्पा पहुँचना बहुत आसान है। और पूरी रात ड्राइव करने के बाद रेस्ट करना ही हमें समझदारी का काम लगा। थकान तो उतरी नहीं थी, ना ही नींद पूरी हुई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे का रास्ता हमारी आंखें खोल देगा, क्योंकि यहीं से शुरू होती है किन्नौर वैली। किन्नौर वैली में ना आपको टूरिस्ट से ज़्यादा ट्रैवलर्स दिखाई देंगे। और क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पहाड़ चट्टानों से बने हैं, इसलिए रास्ते काट कर बनाए गए हैं, जिसे कहते हैं हाफ टनलिंग। पहाड़ों की हवा जब मिट्टी में मिलकर सांसों में जाती है ना, तब आती है जान। पर इन रोड को पार करके हम पहुंचते हैं उन पहाड़ों के पास जो कहीं हमें दूर से छोटे दिखाई दे रहे थे। और उन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कल्पा। जब आप कल्पा पहुंचने वाले होंगे तो कल्पा से पहले एक छोटा सा गांव पड़ेगा जिसका नाम है रिकांगपिओ। जिस दिन हम कल्पा पहुंचे उस दिन पूरे दिन बारिश हो रही थी, तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, इसलिए हमने ज़्यादातर वक्त होटल में ही बिताया।
और जल्दी सो गए ताकि सुबह जल्दी उठकर हम कल्पा घूम सकें। अगले दिन सुबह जब हम कल्पा में घूमने के लिए निकले तो हमने सोचा इस जगह के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। बताऊंगा। तो पहले सर आज़ादी से पहले 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। शिमला, मासू, मंडी, सिरमौर ये हुआ करता था। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंडर बुशैर रियासत के अंडर में तो चीनी गांव था। कल्पा का पुराना नाम है चीनी जी। ये तो कल्पा बाद में पड़ा है ना सर। हाँ, फिर उसके बाद जब 4 जिले हिमाचल प्रदेश में थे तो 5वां जिला बना जिला किन्नौर 1 मई 1960 को। जैसे कि ये मॉनेस्ट्री, कल्पा में ये मॉनेस्ट्री काफ़ी फेमस है। इसका नाम है हुबालांकर। ये मॉनेस्ट्री 14th सेंचुरी में एस्टैब्लिश की गई थी और ठीक इसी के सामने किन्नर कैलाश की बेहद ऊंची रेंजेस दिखाई पड़ती हैं, जहां से सिर्फ ठंडी हवाएं आकर आपको इस जगह का एहसास करवा सकती हैं। कल्पा में लोगों ने एक फेस्टिवल के बारे में भी बताया जिसका नाम है रौलाने फेस्टिवल। रौलाने फेस्टिवल एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल फेस्टिवल है जो यहाँ के लोग देवी और देवताओं के लिए मनाते हैं। इस त्योहार में लोग मास्क पहनकर नाचते हैं और देवताओं को और देवियों को विदाई देते हैं। इससे पहले रौलाने फेस्टिवल था, वो लगभग 2 हफ्ते हो गए ख़त्म हो गए। हाँ, सांगला होली के बाद लोकल फेस्टिवल रौलाने हुआ, वो ख़त्म हुआ। अब इसके बाद फिर जब अक्टूबर, जब सेब सीज़न वगैरह होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फुलेच मेला चलेगा। फुलेच जो कि फूलों का त्यौहार है, जो नए नए फूल निकलते ना खासकर जंगलों में, वो फूल को मतलब पिरो कर देवी देवताओं को पहनाते हैं। जब मैं सुबह होटल में उठा और उठकर बालकनी में गया तो 19,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे दिखने वाले पहाड़ मेरी आंखों के सामने थे। और जिस पीक की वजह से इन पहाड़ों को नाम मिला, उस पीक का नाम है किन्नर कैलाश पीक, जिस पर 79 फीट ऊंचा शिवलिंग है। लेकिन आज भी यहाँ के लोग और बाहर से आए लोग हज़ारों फीट ऊपर शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं, जो कि सिर्फ साल में 15 से 20 दिन के लिए खुलता है। आप एक पीक से नज़र उठाकर दूसरी पीक की तरफ देखते हैं तो ये पहाड़ और बड़े लगने लगते हैं। ये किन्नर कैलाश है, लगभग 6,500 मीटर हाइट पे है ये, समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट लगभग अप्रोक्सीमेट। किन्नर कैलाश की रेंजेस इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती हैं। कुछ तो है वहाँ जो समझना और समझाना मुश्किल है, लेकिन इसका सबसे अच्छा व्यू पॉइंट मॉनेस्ट्री से ही आता है क्योंकि वो पहाड़ों के सबसे ज़्यादा करीब है। मैं भी वहाँ 2 से 3 घंटे बैठा रहा। ऐसा लगा कि सुबह 7 बजे उठकर यहाँ आने का डिसीजन सबसे अच्छा था, क्योंकि पहले ही यहाँ लोग और टूरिस्ट काफ़ी कम हैं और ऊपर से इन पहाड़ों को इत्मीनान से देखने का मज़ा ही अलग है। कल्पा में 2 से 3 दिन रुकने के बाद हमें यहाँ से निकलना था चितकुल, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है इंडो तिब्बतन बॉर्डर से। लेकिन हमें नहीं पता था चितकुल का रास्ता इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। ज़्यादातर पहाड़ रास्ते में मिट्टी के बने हैं। कुछ कुछ रास्तों पर ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से बस एक बारी में एक ही गाड़ी निकल सकती है। हमने चितकुल आने का इरादा बाद में इसलिए किया क्योंकि दिल्ली हमें यहाँ से ज़्यादा करीब पड़ता। 11,000 फीट पर बना ये गांव, और इस गांव के बराबर में बहती है बसपा नदी। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ और बीच में छोटा सा एक गांव। इस गांव की सबसे ख़ास बात पता है क्या है?
इसकी हवा, जो कि क्लीनेस्ट एयर है पूरे इंडिया में। और इस जगह की एयर इतनी साफ इसलिए है क्योंकि ये जगह चारों तरफ से डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और इन सब के बीच एक छोटा सा गांव जहां सिर्फ 800 लोग रहते हैं, उसका नाम है चितकुल। यहाँ गर्मी के दिनों में भी रात में माइनस से 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह है ये स्नो केप्ड पहाड़ जो इसके चारों तरफ हैं। चितकुल गांव के अंदर से एक रास्ता जाता है, एक छोटा सा ट्रैक है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको पूरा गांव ऊपर से अच्छे से दिखाई देगा, जहां से पहाड़ आपको दिखने में एकदम मैजिकल लगेंगे। इस गांव में ज्यादातर घर लकड़ी के बने हैं और वो लकड़ी पाइन ट्रीज से लिया गया है, जो कि डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 11,000 फीट पर ही काम करना, रहना और बाहर से आए लोगों से मिलना ही उनकी जिंदगी है। यहाँ आने के लिए आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस वक्त की और कुछ दोस्तों की, जो आपका साथ देने के लिए हर वक्त रेडी रहें। जिस नदी को आप इस वक्त देख रहे हैं, इस नदी का नाम ही बसपा रिवर है। ये नदी चितकुल गांव के पास से निकलती है और सतलुज रिवर में मिलती है। और इसके आसपास हमेशा लश ग्रीन पाइन फॉरेस्ट और स्नो कवर्ड माउंटेन्स ही दिखते हैं। और उस बीच दोस्तों की ये नौटंकी, इसके लिए ही तो जीते हैं हम। चितकुल से अगर आप 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर, जहां से आगे जाना मना है। यही हमारा आखिरी पॉइंट है। भारत का झंडा देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आने की वजह सिर्फ ये सब नहीं थी। यहाँ आने की वजह थी ये 2 दोस्त। मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा। हो गया? आ जाओ तुम आ जाओ। मैं कैमरे में देख रहा था, दोबारा कर ले। अबे